नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर राजनीति के केंद्र बिंदु में फिर आए केजरीवाल। दिल्ली में भाजपा ने की घेराबंदी, दिल्ली की जनता को धोखा देने का लगाया आरोप। कहा, दिल्ली के बाद पंजाब में बनाया दूसरा शीश महल। पश्चिम बंगाल में आखिरी राउंड की वोटिंग के लिए दिग्गजों ने लगाया दमखम। अमित शाह, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ आज कर रहे हैं ताबड़तोड़ जनसभाएं। 29 अप्रैल को मतदान, 4 मई को नतीजे। पश्चिम बंगाल सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए ममता बनर्जी प्रचार में बहा रही हैं खूब पसीना। डोर टू डोर जनता से मिल रही हैं दीदी। फाइनल फाइट के लिए कांग्रेस की भी जोर आजमाइश जारी। दूसरे चरण में आज पहली बार प्रचार में जुटे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई। राशन घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा। टीएमसी उम्मीदवार ज्योति प्रेम मलिक पर गंभीर आरोप। कुल 9 जगहों पर छापेमारी से मचा हड़कंप। और शांति बहाली के लिए चल रही मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तान के उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री, लेकिन अमेरिका से नहीं होगी बात। अमेरिका के वार्ताकार के पाकिस्तान पहुंचने की संभावना। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नादिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि जिस बंगाल ने सनातन को पहचान दी, आज उस बंगाल के सामने खुद पहचान का संकट खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार माफिया राज और भ्रष्टाचार की प्रतीक बनी हुई है। एक समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने, हमें याद है बीजेपी कार्यकर्ता संजय भौमिक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के गोघाट में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और जनता से समर्थन की अपील की। और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि 2011 में जब टीएमसी सरकार बनी थी, तब राज्य पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर करीब 8,15,000 करोड़ रुपए का हो गया है। टीएमसी की वजह से बंगाल की हालत बदतर हो गई है। छोटे व्यापारी सिंडिकेट के दबाव में गुंडे और बदमाशों को मजबूरन उनको कुछ न कुछ खिलाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। और हालात टीएमसी की सरकार ने ऐसे बना दिए हैं। 2011 में जब यह सरकार बनी थी तो इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन टीएमसी की सरकार आने के बाद यह कर्ज बढ़कर 8,15,000 हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी सरकार को लानत। यानी जब एक बच्चा पश्चिम बंगाल में जन्म लेता है, जन्म लेते ही बच्चे के ऊपर 77,000 रुपए का जो है कर्ज होता है। ऐसी हालात टीएमसी की सरकार ने यहां पर बना दी है। और तेलंगाना की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी के लॉन्च से पहले कई बड़े ऐलान किए हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है और जब तक राज्य मजबूत नहीं होंगे तब तक देश का विकास भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि राज्यों का विकास क्षेत्रीय पार्टियों के जरिए ही बेहतर तरीके से हो सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी नई पार्टी का मुख्य फोकस तेलंगाना राज्य और उससे जुड़े मुद्दों पर रहेगा। साथ ही साथ वे राष्ट्रीय स्तर के उन मुद्दों पर भी अपनी राय रखेंगी जिनका सीधा असर तेलंगाना पर पड़ता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं कभी भी भारत राष्ट्र समिति में वापस नहीं जाऊंगी और ना ही उनके साथ काम करना चाहूंगी। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसके लिए वे पहले भी लड़ चुकी हैं और आगे भी अपना संघर्ष जारी रखेंगी। इसके अलावा उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की मांग दोहराई है। कहा है कि उनकी पार्टी तेलंगाना में अगली सरकार बनाएगी और सरकार बनने के बाद केंद्र में जो भी सरकार बनेगी, चाहे वो भाजपा हो या कोई अन्य दल, उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक कई सियासी हमले किए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ तस्वीरें सार्वजनिक की और कहा कि ये शीश महल 2 है जिसमें कीमती चीजें लगी हुई हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने एक बार फिर से लोगों को धोखा दिया है। आरोप लगाया कि दिल्ली से केजरीवाल पंजाब भाग गए और वहां पर जाकर उन्होंने दूसरा शीश महल बनवा लिया और भगवंत मान के लिए केजरीवाल ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये उनके पूरे घर का लेआउट है जिसमें 5 बेडरूम है, 4 ड्राइंग रूम है, लॉबी है, जो शीश महल में हमको गोल्डन टॉयलेट सीट जो हमको नहीं मिली थी, शायद वो इसी घर में आई है। जितना दिमाग उन्होंने पूरे एक एक कमरे में कारपेट कौन सा होना चाहिए, पत्थर कौन सा होना चाहिए, लाइट कौन सी होनी चाहिए, पेंटिंग कौन सी लगनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सब में लगाया होगा। अगर इतना दिमाग वो अगर दिल्ली की जनता में लगा देते, दिल्ली के कामों में लगा देते, इतना समय भी लगा देते, तो शायद आज उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी को नहीं छोड़ के जा रहे होते। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, शायद उनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 11 साल में उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। और दिल्ली में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और साधते हुए कहा कि अन्ना आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी ने अन्ना और पार्टी संस्थापक से ही विश्वासघात किया और ऐसे में इस दल के राजनीतिक मूल्य सवालों के घेरे में। माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ तो वो राजनीति में एक विकल्प के रूप में आने का, उभरने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली की जनता से अलग अलग तरह के वादे करे थे। They tried to come as a fresh of breath air, but they proved to be an old wine in a new bottle. अन्ना आंदोलन की उपज थे, लेकिन बाद में इन्होंने माननीय अन्ना जी के साथ ही धोखाधड़ी कर दी। इनके जितने भी संस्थापक थे, आज इनके साथ एक भी साथ नहीं चल रहा है। इन्होंने अपने बहुत घनिष्ठ मित्रों के साथ ही विश्वासघात कर दिया। बांसुरी स्वराज ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच में केवल भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब केजरीवाल की सच्चाई जान चुकी है कि कैसे कोविड में जरूरत के समय वो टैक्स पेयर्स का पैसा अपने आलीशान शीश महल में बनाने में लगे हुए थे। केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप जो हैं, आप वो एक आवरण क्यों धारण करते हैं? जो सच्चाई है वो लोगों के सामने पेश करिए ना। देखिए, एक तरफ तो आपने देखा होगा सर्दियों में वो उनका बहुत ही फेमस मफलर आ जाता है, चुनाव से एकदम पहले उनकी वो खांसी लौट आती है। ये केवल और केवल भ्रम करने का एक उपकरण है। असलियत में हम सब जान गए हैं कि कोविड के समय जब दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपना आलीशान शीश महल बनाने में लगे हुए थे।
और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि देश के नीति निर्माण की दशा और दिशा प्रधानमंत्री की अगुवाई में बंगाली भद्रलोक के प्रतिनिधि तय करेंगे। जी हाँ, नीति आयोग की टीम ने बंगाल के 2 दिग्गज हस्तियों को शामिल किया गया है इस टीम में, और वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक लाहिड़ी को उपाध्यक्ष बनाया गया और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन दास को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। और इसी के साथ बंगाल के 2 और होनहार भारत में नीति निर्माण के शीर्ष पद पर पहुंच गए हैं। इससे बंगाल की ज्ञान और राष्ट्र निर्माण में बंगाल के योगदान की विरासत ने एक और मील का पत्थर छू लिया है। 4 दशकों से अधिक के अनुभव वाले वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले डॉक्टर लाहिड़ी ने मुख्य आर्थिक सलाहकार से वित्त आयोग के सदस्य तक और एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और IMF में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र के रूप में अपनी कोलकाता की पृष्ठभूमि पर गर्व करने वाले हैं वो। वहीं नीति आयोग का सदस्य बनाए गए वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन दास जाने माने मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट हैं। तो अशोक कुमार लाहिड़ी को हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाहिड़ी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और नीति आयोग के माध्यम से देश के समग्र विकास में योगदान की अपेक्षा जताई। अशोक कुमार लाहिड़ी पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आर्थिक नीति और सार्वजनिक वित्त में उनके अनुभव के लिए उन्हें भारत के शीर्ष नीति विशेषज्ञों में गिना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को शुभकामनाएं दी हैं और उनके कार्यकाल के सफल होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि नीति आयोग देश की नीति निर्माण प्रणाली का एक अहम स्तंभ बनकर उभरा है, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, सुधारों को गति देने और जीवन की सहजता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक कुमार लाहिड़ी का अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में व्यापक अनुभव भारत के सुधारों को और मजबूती देगा और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की प्रगति को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि उनके प्रयासों से देश में नीति निर्माण प्रक्रिया और अधिक सशक्त और प्रभावी होगी। और डॉक्टर गोवर्धन दास ने नीति आयोग का सदस्य बनने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा है कि आज मेरे जीवन का बहुत अहम दिन है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे नीति आयोग का सदस्य के रूप में सेवा करने का अवसर दिया है। मैं एक पश्चिम बंगाल के सुदूर गांव के दलित वर्ग के एक आम किसान का बेटा हूं और बचपन से ही मिट्टी की खुशबू, मेहनत की कीमत और संघर्ष की सच्चाई मेरी जिंदगी का मुख्य अंग रही है। आज की जिम्मेदारी मेरे लिए सिर्फ एक पद नहीं है, ये मुझ जैसे अनगिनत आम लोगों के सपनों, उम्मीदों और विश्वासों की झलक है। मेरा पक्का मानना है कि देश के संपूर्ण विकास के लिए दूर दराज के इलाकों, किसान समुदाय और आम लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता में सुधार लाना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ईमानदारी, लगन और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने का वादा करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूर की सोच वाले नेतृत्व में देश की तरक्की के सफर में थोड़ा सा भी योगदान दे पाना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं सभी का आशीर्वाद और सहयोग चाहता हूं। और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक तुवालू के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पॉलसन पानापा से मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों में विकास को लेकर द्विपक्षीय सहयोग पर सार्थक चर्चा हुई। विशेष रूप से स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र पर जोर दिया गया।
पी मार्गरेटा ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। साथ ही साथ पोस्ट में लिखा है कि तुवालू के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत और तुवालू में गहरी साझेदारी है, जिसकी जड़ें साझा मूल्यों और प्रतिबद्धता में निहित है। तुवालू की विकास यात्रा में भारत भागीदार बना रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सेबी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने निवेश और बाजार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के पूंजी बाजार दुनिया से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे निवेशक वैश्विक हैं। हमारे जारीकर्ता पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों का उपयोग करते हैं। लिहाजा हमारी नियामक चर्चाएं केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं रह सकती हैं। हमें वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों को बनाना होगा। Our investors are global. Our issuers engage international pools of capital, and regulatory developments in one major jurisdiction increasingly influence market practice far beyond its borders. In that context, our regulatory conversation cannot remain only domestic. I would urge the SEBI to institutionalize more frequent and more substantive periodic consultations with its global counterparts and leading market participants on emerging issues such as cross-border fraud, use of AI in the markets, sustainable finance. वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में बीईएमएल परिसर का दौरा किया और वहां पर चल रही रेलवे कोच निर्माण गतिविधियों की समीक्षा भी की। उन्होंने बीईएमएल के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ काम की प्रगति पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन B28 का डिजाइन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और बीईएमएल मिलकर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और भारत को हाई स्पीड रेल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएगी। बुलेट ट्रेन का जो आत्मनिर्भर वर्जन है B28, उसका डिज़ाइन ICF और BEML मिलके कर रहे हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी BEML में। आदित्य प्लांट जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनें हैं, जैसा कि ये रोबोटिक लेज़र वेल्डिंग मशीन है। तो लेज़र वेल्डिंग मशीन में एकदम प्रिसाइज हाई स्ट्रेंथ की वेल्डिंग होती है। वैसे ही कई सारी ऐसी मशीनें हैं जो कि B28 आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण यहाँ पर होगा। और राजस्थान विश्वविद्यालय में 35वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ और इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि राज्यपाल हरिभाऊ बागरे, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने छात्र और छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि यहाँ से आपने जो ज्ञान हासिल किया है वही आपके भविष्य की तरक्की का आधार बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को पूरा करने में आपकी भूमिका बहुत अहम। You have gained here is a tool for your progress in the future. With the vision of our Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, of an Atmanirbhar Bharat and the big target, an aspiration goal of a Viksit Bharat, your role becomes even more significant. You should become the job creators rather than job seekers. And you should become innovators, and you are the nation builders of the future. और अशोक कुमार लाहिड़ी को हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और नियुक्ति के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। नीति आयोग में अपॉइंटमेंट की खबर आने के बाद
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से पहली मुलाकात हुई, बातचीत हुई। मैं पहले ही तो कहूँगा सरकार की तरफ और मोदी जी की तरफ मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर ये दायभार सौंपने की सिद्धांत लिया। ये सिर्फ मेरे लिए एक स्वीकृति नहीं है, ये बंगाल की जो सांस्कृतिक और शिक्षा की जो परंपरा है और अर्थनीति, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का जो ट्रेडिशन है उसकी भी एक रिकग्निशन है। मोदी जी के आने के बाद डेटा ड्रिवन प्लानिंग के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे सोचिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो पिछड़ापन जिले थे उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कह के डेटा की एनालिसिस करके हम देख रहे हैं कि कितना बढ़ोतरी हो रही है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये नीति आयोग के लिए 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक है नीति और मतलब पॉलिसी, एक है निष्ठा। निष्ठा मीन्स डिवोशन, कंसंट्रेशन, और है नियत, दी मेंटल एटीट्यूड। ये 3 अगर रहेगा तो मुझे तो लगता है बहुत कुछ हम कर सकते हैं। मोदी जी कहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत, समृद्ध भारत की सपना दिखाई है। वो करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो नीति आयोग में भी अब देखना है कि नीति आयोग हम कैसे सरकार की मदद कर सकते हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकार की भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी रहेगा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और ये फैसला 24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के साथ प्रभावी हो गया है, जिसके बाद अब बैंक को सभी बैंकिंग गतिविधियां तुरंत बंद करनी होंगी। आरबीआई ने बताया कि बैंक के कामकाज में गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जो कि जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के खिलाफ थी। साथ साथ प्रबंधन से जुड़े हुए मुद्दे और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन भी सामने आए। केंद्रीय बैंक अब पेटीएम बैंक को बंद करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन करेगा। हालांकि आरबीआई के अनुसार बैंक के पास इतनी नकदी है कि वो अपने सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस कर सके। आपको बता दें कि आरबीआई पहले से ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्ती बरत रहा था। 2024 में खातों में जमा और क्रेडिट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, जबकि मौजूदा बैलेंस का उपयोग और निकासी की अनुमति थी। डेबिट कार्ड, यूपीआई और एईपीएस के जरिए निकासी जारी रही, लेकिन सैलरी, सब्सिडी और डीबीटी जैसे क्रेडिट पर रोक लगा दी गई थी। ऑटो डेबिट और ईएमआई भुगतान केवल उपलब्ध बैलेंस तक ही संभव थे, जबकि वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी में टॉप अप भी बंद कर दिया गया था। हालांकि रिफंड, कैशबैक और ब्याज जैसे सीमित क्रेडिट की अनुमति जारी रही। इससे पहले 2022 में भी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई करते हुए 11 मार्च 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी थी। ये प्रतिबंध जारी रहा, जिसके बाद 2024 और अब 2026 में कड़ी कार्रवाई करते हुए अंततः बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन और अनुशंसाएं 15 मार्च 2026 से शुरू हो गई हैं, जो कि केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 1954 में प्रारंभ किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं।
कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और सेवा के लिए ये दिए जाते हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में काम करने वाले लोगों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने देश के कई एक हिस्सों में बढ़ते तापमान के मद्देनजर लू संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीनतम आकलन के अनुसार उत्तर पश्चिमी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई एक हिस्सों में अधिकतम तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जिसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर में उच्चतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक देखा गया है। आईएमडी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ एक इलाकों में लू चलने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ तटीय और पूर्वी क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका है। मौसम विज्ञान ने नागरिकों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।